Hello everyone, in this video I am going to talk about hypothesis, its type and errors. So hypothesis क्या होती है? hypothesis जब हम रिसर्च करते हैं तो एक hypothesis बनाते हैं. ओके, तो वो hypothesis हम का मतलब क्या होता है? ये एक टेंटेटिव सोल्यूशन होता है जिसे हम जो एक टेस्टेबल प्रपोजिशन के फॉर्म में होता है. टेंटेटिव सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास रिसर्च करते वक्त एक प्रॉब्लम होती है, तो हम उस प्रॉब्लम का पहले से एक अजम्पशन बना के चलते हैं कि उस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, तो वो अजम्पशन हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है. बट वो अजम्पशन ही सिर्फ नहीं होता है, उसके साथ साथ ऐसा अजम्पशन होना चाहिए जिसे हम टेस्ट कर सकें. ऐसा कोई अजम्पशन नहीं होना चाहिए जो टेस्टेबल नहीं हो. ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइपोथेसिस इज़ IQ इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विथ क्लासरूम अचीवमेंट. ओके, तो ये हमारी हाइपोथेसिस है जहाँ पे हम ये मान कर चल रहे हैं दैट IQ और क्लासरूम अचीवमेंट में एक पॉजिटिव रिलेशन है. ठीक है, तो इसको फॉर्मुलेट करने के कुछ प्रोसेस होता है कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करी जाती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे. ओके, सो पहला तो ये कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो एक प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है. प्रॉब्लम होती है हमारी रिसर्च. तो मान लीजिए अगर हम IQ और क्लासरूम अचीवमेंट का देख रहे हैं रिलेशनशिप, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स द हाइपोथेसिस अ गुड हाइपोथेसिस. तो सबसे पहले तो हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो सिंपल हो और कंसेप्चुअली क्लियर हो. कंसेप्चुअली क्लियर होने का मतलब ये है कि वो ऑपरेशनली डिफाइंड हो, कि हम उस कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनली डिफ़ाइन कर सकें. ऐसा ना हो कि वो इसे हम डिफ़ाइन ना कर सकें, हमारा जो वेरिएबल है. ओके, नेक्स्ट है एम्पेरिकल रेफरेंस शुड बी अवेलेबल. तो जब हम अगर जैसे IQ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टडीज़ IQ पर हो चुकी हैं. ओके, सो हम किसी ऐसी चीज़ का हाइपोथेसिस फ्रेम ही नहीं कर सकते हैं जिस पर कभी पहले बात हुई ही ना हो. ओके, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस हम जब नया नया आया था तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते थे, हम हाइपोथेसिस नहीं लगा सकते थे ये कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये कितना घातक हो सकता है हम सब के लिए. तो क्योंकि हमारे पास शायद पहले से उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जो हम ये हाइपोथेसाइज़ कर पाते कि आगे क्या होने वाला है. ओके, हमारी प्रिडिक्शन फेल हो सकती थी उस टाइम पर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई लिटरेचर था ही नहीं. नेक्स्ट था कि ऑपरेशनलाइजेबल होनी चाहिए, दैट इज़ मेजरेबल होनी चाहिए. हमारी हाइपोथेसिस को हम मेजर कर सकें, वो इतनी ब्रॉड नहीं होनी चाहिए कि वो मेजरेबल ही ना हो. उसके बाद ये स्टेटमेंट फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि अगर हम IQ और क्लासरूम अचीवमेंट का रिलेशन टेस्ट करें तो हमारे पास प्रॉब्लम होगी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड क्लासरूम अचीवमेंट. तो ये डायरेक्ट कोई ये एक स्टेट क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं. वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट दैट IQ इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद क्लासरूम अचीवमेंट. नेक्स्ट है स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल. तो यहाँ पे जैसे हमारा वेरिएबल क्या हो गया, IQ और क्लासरूम अचीवमेंट, तो ये उन दोनों के बीच के एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. ओके, नेगेटिव भी हो सकता था अगर कुछ और हाइपोथेसिस होती तो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताती है हाइपोथेसिस. और येस ऑफ कोर्स शुड कंटेन 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स की भी हाइपोथेसिस हो सकती है. एंड कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, अगेन कि इट शुड बी टेस्टेबल, हम उसको टेस्ट कर सके, ऐसी होनी चाहिए हाइपोथेसिस. ओके, क्या मेन फंक्शंस होते हैं हाइपोथेसिस, हम बनाते क्यों हैं? ऑफ कोर्स टू गिव डायरेक्शन टू रिसर्च. अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि IQ और अचीवमेंट में या किसी भी चीज़ में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. तो वो रास्ता दिखाती है हाइपोथेसिस कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है. नेक्स्ट है कि फोकस्ड डेटा कलेक्शन होता है. जब हमें रास्ता पता होगा, हमें पता होगा कि हमें क्या टेस्ट करना है, किस वेरिएबल में क्या रिलेशन है, उसको टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, हमें एक डायरेक्शन पता होगी तो हम एक फोकस्ड डेटा कलेक्शन कर पाएंगे. हमें वही वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, हम कुछ भी यूज़लेस हम नहीं, जो हमारे रिसर्च के रिलेवेंट नहीं होगा, हम उसको कलेक्ट नहीं करेंगे. ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा जब फोकस डेटा कलेक्शन होगा तो ऑफकोर्स हमारी रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट है कि डिफ्रेंशिएट अब वैलिडिटी रिलायबिलिटी क्या होती है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी. ओके,
नेक्स्ट है डिफरेंशिएट करता है कि ट्रू क्या है और गलत क्या है। अब जैसे कि हमने हाइपोथेसिस तो बना ली दैट IQ इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद क्लासरूम अचीवमेंट, बट हम इसको जब टेस्ट करेंगे हमें ये बात तभी पता चल पाएगी कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। इसलिए एक हाइपोथेसिस का होना ज़रूरी है क्योंकि ये सही और गलत में डिफरेंशिएट करती है। देन हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि कॉपी करना। तो जब कोई दूसरा रिसर्चर इस हाइपोथेसिस के साथ काम करेगा तो उसके लिए ईज़ी हो जाएगा कि वो हमारी रिज़ल्ट को हमारी रिसर्च को कॉपी कर सके। कॉपी का मतलब ये है कि उसको दोबारा से उस हाइपोथेसिस को किसी दूसरे सेटिंग में किसी दूसरे पॉपुलेशन सैंपल के साथ उसको टेस्ट कर सके। तो अगर उसको हाइपोथेसिस ही नहीं पता होगी तो वो टेस्ट क्या करेगा। तो दैट इज़ वाई हाइपोथेसिस इज़ नेसेसरी। अब क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए। हाइपोथेसिस हम बनाते किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब सेम एज़ लिटरेचर रिव्यू, कि हमारे पास उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई नई, मान लो कल को कोई, आई होप ऐसा ना हो, बट कोई नया वायरस अगर आ गया तो हमारे पास उसके पहले से कुछ भी नहीं होगा कि वो वायरस कितना ख़तरनाक है, वो कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। तो हम कुछ उसके बारे में अज्यूम नहीं कर पाएंगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़। तो सेम उसी तरह किसी भी वेरिएबल को टेस्ट करने के बाद या पहले रिसर्च करने से पहले हम लिटरेचर रिव्यू इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी हाइपोथेसिस को फ्रेम कर सकें। फिर हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो भी हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी जो हमने लिटरेचर रिव्यू किया है उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करने की। अब मान लीजिए आपने एक रिसर्च पेपर पढ़ डाला जो आपके रिसर्च से रिलेवेंट था, बट आपको वो पेपर की जो टेक्निकलिटीज़ थी वो चीज़ें समझ ही नहीं आई, ठीक है। तो आप किस तरीके से, आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा कि वो रिसर्च शुरू कैसे हुई थी, ख़त्म कैसे हुई थी, ओके। तो आप कैसे उस रिसर्च को समझ के एक हाइपोथेसिस फ्रेम कर पाओगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपके पास एबिलिटी हो कि आपने जो पेपर पढ़ा है, जो जर्नल्स पढ़े हैं, उससे आप जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है वो आप बाहर निकाल के एक हाइपोथेसिस फ्रेम कर सको। उसके बाद अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं उस कि टेस्ट करने के लिए कौन कौन से साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स अवेलेबल हैं। रिसर्च टेक्निक्स वही हमारी सेम रिसर्च स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हम हाइपोथेसिस को जिससे हम टेस्ट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, जैसे अब मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया दैट IQ इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद क्लासरूम अचीवमेंट, हमने चलो बोल तो दिया। अब अगर हमें मान लो पता ही ना हो कि हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे तो नहीं हम फिर वो हाइपोथेसिस हमारे किसी काम ही की नहीं होगी, शायद हम वो हाइपोथेसिस बना ही ना पाए। अभी हमें पता है दैट देयर इज़ पियर्सन कोरिलेशन जिससे कि हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, दैट इज़ वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। देन हमें लिटरेचर रिव्यू करना होगा, दैट इज़ प्रिलिमिनरी रिसर्च। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर वो बहुत ब्रॉड है हाइपोथेसिस तो हम उसको रिफ़ाइन करके उसको शॉर्ट करते हैं। देन वी टॉक अबाउट नल हाइपोथेसिस, वी मेक अ नल हाइपोथेसिस, ओके। अब टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप होता है नल हाइपोथेसिस। इसमें हम ये बोलते हैं दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स ही हो गए कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ओके। तो ये होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, जब दो वेरिएबल्स को हम ये बोलते हैं कि वो दोनों इक्वल हैं एट द सेम टाइम, ओके। नल हाइपोथेसिस बनाना क्यों ज़रूरी होता है, आई विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। उसके बाद ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है दैट कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जब हम ये बोलें कि दो ग्रुप्स एक दूसरे से अलग हैं किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे, ओके। लाइक मेल एंड फीमेल डिफर ईच अदर ऑन स्पिरिचुअलिटी, मेल और फीमेल स्पिरिचुअलिटी में अलग है, मेल और फीमेल वोकेबलरी पे अलग है, या कोई भी ऐसा हमने ले लिया वेरिएबल। उसके बाद हम दो ग्रुप्स को उस वेरिएबल पे कंपेयर करेंगे एंड देन वी से कि हाँ इन दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। जब हम ये बोल रहे हैं एग्जिस्ट करता है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई। जब हम ये बोल रहे हैं दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई और वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। फिर आती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस जब हम एक डायरेक्शन दे देते हैं हाइपोथेसिस को, फॉर एग्जांपल गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन वोकैबुलरी टेस्ट देन बॉयज़, ओके। तो यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर कर दिया, एक डायरेक्शन दे दिया हाइपोथेसिस को दैट गर्ल्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं बॉयज़ से, ओके। तो ये डायरेक्शनल हो गया। अभी यहाँ पे ये भी हो सकता था कि गर्ल्स डू नॉट परफॉर्म बेटर, ओके, देन बॉयज़, तो ये भी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही होती, ओके।
क्योंकि हम चाहे पॉजिटिव उसको डायरेक्शन दे या नेगेटिव दे, डायरेक्शन तो दे रहे हैं ना, तो वो हो गई हमारी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अच्छा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन टेल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं कि जब हम एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो वो डायरेक्शन कोई एक साइड पे जा रहा होगा, या तो पॉजिटिव साइड पे जा रहा होगा या तो नेगेटिव साइड पे जा रहा होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड वन टेल्ड हाइपोथेसिस। और इसी के अपोजिट होता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जब हम ये बोलें दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ डिफर इन देयर एबिलिटी ऑफ यूजिंग वोकैबुलरी फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हमने ये तो बोल दिया कि ये दोनों डिफ़र कर रहे हैं, बट हमने ये नहीं बोला कि पॉजिटिवली डिफ़र कर रहे हैं या नेगेटिवली डिफ़र कर रहे हैं। इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो इसको हम टू टेल टेस्ट भी बोलते हैं, जब हम हमारा जो हाइपोथेसिस है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस बनाते क्यों हैं? यहाँ पे हमने बोला था कि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि दो ग्रुप के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो जब हमें ऐसा ही है तो हम वो हाइपोथेसिस क्यों बना रहे हैं? और टेस्ट भी रिसर्चर ऑल्टरनेट ही हाइपोथेसिस को करता है, नल हाइपोथेसिस को क्यों करता है? तो सेम बात ये है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए मैंने तो ये रिसर्च मतलब लिटरेचर रिव्यू कर डाला कि हाँ आईक्यू और क्लासरूम अचीवमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, तो ये अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, रिसर्चर एक अपने आप से ही एक सोल्यूशन ले आए, ठीक है, कुछ भी बोल दे वो कि अल्कोहल पीने से हेल्थ अच्छी होती है। अब अगर क्या ये कोई बोल देगा और इस पर रिसर्च हो करके वो ये दिखा दे कि हाँ मेरी हाइपोथेसिस सही है, तो कोई क्या उसकी हाइपोथेसिस को मानेगा? नहीं। तो आप रिसर्चर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ला कर नहीं उसको कह सकता है कि हाँ ये ऐसा मैंने पढ़ा है या ऐसा है, ऐसा होता है। ओके, तो इस वजह से रिसर्चर के जो बायस होते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो उसके अपने डिसीजंस होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो अगर आपकी हाइपोथेसिस रिसर्च में अगर आपकी नल हाइपोथेसिस नहीं हो तो आपकी जो रिसर्च है वो एक तरह से फेलियर कहलाएगी, क्योंकि आपके पास नल हाइपोथेसिस नहीं है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है एरर्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी रिसर्च कर रहे हो, मान लो हमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे उन एरर्स को क्या बोलते हैं, यानी कि अगर हमने एक सही हाइपोथेसिस को गलत बोल दिया और एक गलत हाइपोथेसिस को सही बोल दिया, हमने रिसर्च में वो रिज़ल्ट लाकर दिखा दिया, तो वहाँ पे जो रिसर्च तो ऑफकोर्स हमारी गलत हो ही जाएगी, बट वो उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, हमने रिज़ल्ट में दिखाया कि हमारी हाइपोथेसिस गलत हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, तो उस केस में टाइप 1 एरर होती है, जिसको अल्फ़ा एरर भी बोलते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस मान लीजिए हमारी गलत है, ठीक है, और लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड टाइप 2 एरर, या उसको बीटा एरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये छोटा सा निमोनिक मैंने बनाया है दैट याद करने के लिए। तो पहले हम राइट बोलते हैं, फिर रॉन्ग बोलते हैं, और पहले 1 बोलते हैं, फिर 2 बोलते हैं। अल्फ़ा बीटा में भी पहले अल्फ़ा बोलते हैं, देन बीटा बोलते हैं। ओके, तो अगर हमारी हाइपोथेसिस मान लीजिए करेक्ट थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर। यहाँ पे हम राइट से स्टार्ट करेंगे कि हाइपोथेसिस राइट थी, क्योंकि राइट हम पहले बोलते हैं तो हम ये मान के चलेंगे हाइपोथेसिस राइट थी, और उस टाइम पे एरर की बात करें तो यानी गलती हो गई, तो हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो राइट थी रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर। ओके, और रॉन्ग थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर, जिसको बीटा एरर भी बोलते हैं। सो ये एक छोटा सा निमोनिक था इसे याद करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me through my Telegram group. This is it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.